हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। ईपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है जो मैं डेली सेंड करता हूँ, आप इस टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होके डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी में प्रश्नों को कैसे हल करें और किस प्रकार आप मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करें, कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करें, तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति हो जाती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपको यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जीएस का सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 प्रकार का है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाए। तो यदि आप 24 मंथ का लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप 64,800 में प्राप्त कर लेंगे। ये इसका जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है जिसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आप 62,550 में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह 1,07,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, तब 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, फिर स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और आप यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का ऑप्शनल पेपर का कोर्स आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और जो अनअकैडमी के द्वारा जो है सो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए जो है तो कई सारे कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है और इन कोर्सेज में आप एडमिशन लेके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 4 जनवरी को स्टार्ट हुए हैं, जिनमें आप 4 जनवरी के लिए दे रहे हैं, 2021 के लिए शुरू हुआ है, 2022 के लिए भी शुरू हुआ है और 2023 के लिए भी शुरू हुआ है। और ये जो बैचेज हैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी बैचेज हैं, तो आप जिस वर्ष के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस हिसाब से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित
कर सकते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा जो है एक कम्बो पैक के रूप में शुरुआत की गई है आपके बेनिफिट के लिए। तो यूपीएससी जीएस और प्लस ऑप्शनल पेपर का है। तो प्लस कोर्स जो जीएस का हो और प्लस ऑप्शनल पेपर जो जीएस का है, ये दोनों जब आप लेते हैं तो आपको दोनों में लाइव क्लास मिलता है, दोनों में टेस्ट सीरीज क्विज मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल पेपर का जो प्लस लेते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपका मार्गदर्शन करेंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेज होगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, पीडीएफ, पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, और फिर जो ऑप्शनल पेपर की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलेगा। तो इस कम्बो पैक को आप लेते हैं, जैसे यूपीएससी के प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर और आइकॉनिक जीएस का लेते हैं, तो फिर ये 12 मंथ का आप लें तो 88,705 है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पर शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 12 मंथ में आपको 10% डिस्काउंट, तब 70,103 में आप दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप 24 मंथ का लेंगे तो ये 1,31,000 का होगा, जिसमें ऑप्शनल पेपर प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको दोनों मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो फिर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इस कम्बो पैक का भी प्रयोग कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा जो है सो आने वाले समय में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ने वाला है, जो पहले से बताते आ रहे हैं आप लोगों को। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो शीघ्र ले ले, अन्यथा बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर आपको फिर से लेना होगा। तो आइए एक बार फिर से सभी का मुगल आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर 2 में मुगल कालीन कला एवं स्थापत्य का जो लेक्चर 2 है, पहला लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे, उस पर अपना नोट्स बना लिए होंगे और आपके लिए वो बेनिफिशियल रहा होगा। तो मुगल कालीन कला एवं स्थापत्य का जो ये लेक्चर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर आज हम जाएं उससे पहले सबसे ये जान लें कि अभी तक हम इस टॉपिक में क्या क्या चर्चा कर चुके हैं। तो मुगल कालीन कला और स्थापत्य में अब तक जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कर चुके हैं जो मुगल कालीन कला और स्थापत्य की विशेषता है, उस विशेषता के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो याद होगा 12-15 पॉइंट मैंने विशेषता बताया था। दूसरा जो बाबर कालीन कला और स्थापत्य है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। दूसरा तीसरा जो हुमायूं कालीन कुछ कला और स्थापत्य है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और अकबर से पहले और हुमायूं के बीच में जो शेरशाह का शासन काल है, तो शेरशाह कालीन जो शासन कला और स्थापत्य है इसको हम लोग जान चुके हैं। आज जो हम क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक डिस्कशन के योग्य है, आज जो हम लोग करेंगे सभी मुगल काल का, यानी कि अकबर कालीन स्थापत्य के बारे में, अकबर कालीन जो स्थापत्य है उस पर डिस्कशन होगा। दूसरा इसमें से डिस्कशन होगा जो जहांगीर कालीन स्थापत्य है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तीसरा जो शाहजहां कालीन स्थापत्य है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। और चौथा जो औरंगजेब कालीन स्थापत्य है इसके ऊपर डिस्कशन होगा। यानी कि एक तरीके से आज ये मैराथन सेशन टाइप का हो जाएगा, तो हम लोग पूरे मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो मुगल चित्रकला और संगीत और साहित्य सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इस पर केंद्रित है। तो आइए अकबर कालीन जो स्थापत्य है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक हेडिंग बनाएंगे, अकबर कालीन स्थापत्य। अकबर कालीन स्थापत्य। और अकबर कालीन जो स्थापत्य है, तो सुविधा के हिसाब से अकबर कालीन स्थापत्य को जो है हम 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। अकबर कालीन जो स्थापत्य हो जाएगा, इसमें एक कैटेगरी में अकबर के द्वारा जो निर्मित किले हैं हम उसको रख सकते हैं। दूसरा इसमें एक इंडिपेंडेंट कला के रूप में अकबर के काल में निर्मित जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, इसको हम लोग रख सकते हैं, हुमायूं के मकबरा को रख सकते हैं। तीसरा अकबर कालीन स्थापत्य में अकबर के द्वारा जो कुछ आगरा में बनाया गया स्थापत्य, तो आगरा समूह के स्थापत्य को रख सकते हैं, आगरा समूह के स्थापत्य को रख सकते हैं। और आगरा से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी में भी अकबर के द्वारा मुख्य रूप से निर्माण कार्य कराया गया, तो फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य, फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य समूह,
स्थापत्य समूह। इस तरीके से अकबर कालीन जो स्थापत्य है, चित्रकला और संगीत नहीं, इसको हम लोग 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अकबर के द्वारा जो है कई सारे किलों का निर्माण कराया गया। इसमें एक किला जो अकबर के द्वारा निर्मित हो जाएगा, उसमें हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं आगरा का किला अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था, और वो किला आज भी है। तो आगरे के किले का निर्माण हुआ था एक। दूसरा, अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले का भी निर्माण हुआ था, यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद के किले का निर्माण हुआ था। तीसरा, अकबर के द्वारा एक अटक के क्षेत्र में भी पश्चिमोत्तर सीमांत की मजबूती के उद्देश्य से अटक किले का निर्माण हुआ था। और चौथा, अकबर के द्वारा लाहौर में भी एक किले का निर्माण कराया गया था, जिसको लाहौर किला के नाम से जाना जाता है, लाहौर किला। ये 4 जो है अकबर कालीन किले हैं जो बने हुए हैं। और ये जो 4 अकबर कालीन किले हैं, बेसिकली ये जो किले बने हुए हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अकबर कालीन जो इमारत है उसमें अधिकांश में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ उसमें क्या है कि जुराब के लिए गारे और सुर्खी का प्रयोग जो है वो किया गया है, सुर्खी का प्रयोग किया गया है। तो आगरे का किला, उसमें जो भवन होगा, हमने आगरे के समूह का स्थापत्य में उसके जिक्र करेंगे। इलाहाबाद का किला बनाया था अकबर ने, अटक में एक किले का निर्माण कराया था, और लाहौर के किले का निर्माण कराया था। और फिर ये लाल बलुआ पत्थर और अकबर के स्थापत्य की जो विशेषता है वो हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से फैक्चुअल सेक्शन और पीटी ओरिएंटेड और उसमें मेंस का इनपुट होता है उस पर आधारित ये सीरीज होगा। तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। दूसरा जो अकबर काल का सबसे प्रारंभिक इमारत है वह है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का जो मकबरा है ये जो है सो बेसिकली इस मकबरे का जो निर्माण है अकबर के समय में हुआ था। और इस मकबरे की जो विशेषता है वो क्या क्या विशेषता है वो आप ध्यान से देखें, और इस पर कई बार प्रश्न आता है। ये जो है सो हुमायूं का मकबरा है, और इस मकबरे को देखकर आप हुमायूं का मकबरा, इस मकबरे को देखकर जो है सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मकबरे के बारे में जब आपको विशेषता लिखना हो तो आप क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता ये हो जाएगी हुमायूं के मकबरे की कि चारबाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है ये। चारबाग शैली में निर्मित, चारबाग शैली में निर्मित ये प्रथम मकबरा है। चारबाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। तो चारबाग शैली क्या होता है इस पर पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है, इसलिए आप इसमें चारबाग शैली में प्रथम मकबरा है ये। दूसरा, इस मकबरे के, हुमायूं के मकबरे की जो विशेषता है चारबाग शैली के, तो इसमें क्या है कि यह मकबरा जो है सो हुमायूं की जो विधवा थी हाजी बेगम के देखरेख में बना। हाजी बेगम के देखरेख में बना, हाजी बेगम के देखरेख में यह मकबरा बना है, देखरेख में यह मकबरा बना है। तीसरे, इस मकबरा की जो विशेषता हो जाएगी कि इस मकबरे में क्या है कि आप देख रहे हैं एग्जाम से कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है इसके निर्माण में, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। चौथा, इस मकबरे की विशेषता क्या है कि इसका जो गुंबद है वो संगमरमर का बना हुआ है। गुंबद ये जो है आप देख रहे हैं ये इसका गुंबद है। तो ये जो इस मकबरे का गुंबद है ये बेसिकली किसका बना हुआ है, गुंबद संगमरमर का बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है, ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। और नई शैली की सूत्रपात इस मकबरे से मानी जाती है। फिर इसमें यह प्रथम मकबरा है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति पर यह गुंबद बना हुआ है। प्रथम मकबरा जिसमें वैज्ञानिक पद्धति पर गुंबद का निर्माण, वैज्ञानिक पद्धति पर गुंबद का निर्माण हुआ है, गुंबद का निर्माण। तो ये इस मकबरे की क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी कि वैज्ञानिक पद्धति पर मकबरे में गुंबद का निर्माण हुआ है। और ये जो मकबरा है उत्तर भारत में स्थापत्य के नई शैली के प्रचलन का सूचक है। स्थापत्य के नई शैली यानी मुगल शैली, स्थापत्य के नई शैली के प्रचलन का भी सूचक माना जाता है, कि प्रचलन का सूचक है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पॉइंट वाइज आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में बताया है, आप उसी तरीके से लिखेंगे
कि चारबाग शैली में ये निर्मित देश का प्रथम मकबरा है, यानी मुगल काल का। हाजी बेगम के देखरेख में बना है। लाल बलुआ पत्थर का बेसिक रूप से प्रयोग किया गया, जो एग्जाम डायग्राम में आप देख रहे हैं। इसका जो गुंबद है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है। पहली बार इस मकबरे में वैज्ञानिक पद्धति पर गुंबद का निर्माण और स्थापत्य की नई शैली का प्रचलन। और हुमायूं का मकबरा है कि इसमें मुगल घराने के सबसे अधिक लोगों के दफनाने के, यानी कि सबसे अधिक लोगों को दफनाया गया। इसमें मुगल घरानों के अभी दारा सिकोह के मकबरा चर्चा में है, और शायद यहीं पर इसका भी कुछ पुरातात्विक एविडेंस मिलने की सूचना है। इसमें मुगल घरानों के सर्वाधिक 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 लोगों को दफनाया गया है, लोगों को दफनाया गया है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो इतना आपको हुमायूं के मकबरा, और ये डायग्राम अपने दिमाग में रजिस्ट कर लेंगे। इस डायग्राम को देखकर आप जो है इसकी विशेषता देख सकते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं है। फिर जो अकबर कालीन स्थापत्य का तीसरा समूह है वो क्या हो जाएगा, आगरा समूह का स्थापत्य है, और दूसरा क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी समूह के स्थापत्य हैं। तो सबसे पहले अकबर काल में जो आगरा समूह के स्थापत्य हैं, आपको वहां लिए चलते हैं और एक हेडिंग बना लेंगे, अकबर कालीन आगरा समूह के स्मारक। अकबर कालीन आगरा समूह के स्मारक या समूह के स्थापत्य। अकबर कालीन आगरा समूह के जो स्थापत्य है, तो इसमें कौन कौन सा चीज आएगा, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अकबर कालीन जो आगरा समूह के स्थापत्य है, तो इसमें तो सबसे पहले आप एक रखेंगे आगरा का किला, जो अकबर के द्वारा बनाया गया है, आगरा का किला हो जाएगा। इसका मैंने अलग से भी आपको बता दिया है, आगरा का किला। और ये जो आगरा का किला है बेसिकली किससे बना हुआ है, तो पूरी तरीके से यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। और इसी किला के अंतर्गत जो है सो अकबर के द्वारा एक महल का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं जहांगीरी महल कहते हैं, जहांगीरी महल कहते हैं। ये जो जहांगीरी महल है अकबर आगरा के किले के अंतर्गत, तो इसका जो जहांगीरी महल है ये बिल्कुल ग्वालियर का जो मानसिंह का महल है, ग्वालियर के ग्वालियर के मानसिंह के महल के नकल पर तैयार किया गया। ग्वालियर के मानसिंह के महल के नकल पर तैयार किया गया है, नकल पर तैयार किया गया है। तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो आगरे के किले में जहांगीर का महल है वह किसका प्रतिरूप है, या उसमें किसके नकल करने का प्रयास किया गया है। तो ग्वालियर के मानसिंह महल को नकल करने का प्रयास किया गया है, ये इसमें ध्यान रखेंगे। तो आगरे के स्थापत्य में यहीं पर दो विशेष, आगरा का किला और दूसरा जहांगीरी महल के बारे में आपको याद रखना है। और अकबर कालीन जो सबसे प्रमुख स्थापत्य का समूह निर्मित है वो बेसिकली क्या है कि एक तरीके से फतेहपुर सीकरी का जो स्मारक समूह है वो हो जाएगा। अकबर काल में सर्वाधिक जो स्थापत्य का निर्माण हो जाएगा वो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य समूह, फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य समूह, फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य समूह। आगरे में अकबर का मकबरा भी है, लेकिन इसके बारे में जहांगीर के काल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हालांकि उस मकबरे का निर्माण जो अकबर के कार्यकाल में शुरू हो चुका था, लेकिन पूर्ण जो हुआ है वो जहांगीर के समय में। तो आपको लगा होगा कि अकबर के आगरे वाले में इन्होंने इसका चर्चा नहीं किया, तो वो आगे जिक्र हो जाएगी। फतेहपुर सीकरी के जो स्मारक समूह है अकबर के द्वारा निर्मित, इसको दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक इसमें हो जाएगा जो धार्मिक महत्व का है वो हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा इसमें जो गैर धार्मिक महत्व का है वो हो जाएगा। ये फतेहपुर सीकरी के स्मारकों में धार्मिक महत्व और दूसरा गैर धार्मिक महत्व के स्मारक हो जाएंगे। तो फतेहपुर सीकरी में जो गैर धार्मिक महत्व के स्मारकों में हो जाएगा, इसमें अकबर के द्वारा जो निर्मित हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा दीवाने आम बनाया था, अकबर ने दीवाने आम बनाया था। और दूसरा यहीं पर गैर धार्मिक हो जाएगा, जिसको हम लोग दीवाने खास कहते हैं, दीवाने खास कहते हैं, ये हो जाएगा।
दीवाने आम दीवाने खास का अतिरिक्त यहाँ पर हो जाएगा जो अकबर की राजपूत रानी जोधाबाई का महल हो जाएगा इसी श्रेणी में। जोधाबाई का महल हो जाएगा, जोधाबाई का महल हो जाएगा, वो इसी श्रेणी का हो जाएगा जो गैर धार्मिक महत्व का है। फिर अकबर का जो पंचमहल है या जिसको हम लोग हवा महल भी कहते हैं, तो पंचमहल या जो हवा महल है वो भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। पंचमहल या हवा महल इसी श्रेणी में आ जाएगा। और जो बुलंद दरवाजा है बेसिकली वो भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। बुलंद दरवाजा को इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। और जो है सो यहाँ पर कई सारे जो है सो अकबर ने स्थापत्य का निर्माण कराया था, जिसमें एक मरियम का महल है। मरियम मरियम का महल है, वो भी अकबर के द्वारा यहाँ पर निर्मित करवाया गया था। तो ये जो है ना, ये हो जाएगा जो बुलंद दरवाजा है, ये यही है अकबर के द्वारा जो ये बुलंद दरवाजा है ये यहाँ पर निर्मित करवाया गया था। और यहाँ के धार्मिक मस्जिद महत्व में हो जाएगा जो यहाँ की जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी की, जामा मस्जिद यहाँ पर अकबर ने निर्मित कराया था, तो जामा मस्जिद धार्मिक महत्व का हो जाएगा। अब इस में जो बनाए गए हैं इसके लिए क्या क्या विशेषता थी तो उसमें आपको देखेंगे। तो दीवाने आम जो था जो गैर धार्मिक महत्व का होता था, तो दीवाने आम जो होता था इसमें बादशाह का सिंहासन होता था। दीवाने आम में बादशाह का सिंहासन होता था जिसमें वो बैठकर प्रजाजनों की बातों को सुनता था। बादशाह का सिंहासन होता था। और इस दीवाने आम की जो विशेषता है, इस दीवाने आम में ये प्रजा की बातों को सुनता था, प्रजा की बातों को सुनता था, बातों को सुनता था, इसलिए इस महल का निर्माण कराया गया था। और दीवाने खास जो है नाम से ही क्लियर है कि किसी खास अमीर से मिलना हो, किसी खास अमीर को मिलना हो या किसी अन्य उमरा वर्ग को मिलना हो, अमीर या उमरा वर्ग को मिलना हो, तो उसके लिए अकबर उसे दीवाने खास में बुलाता था। यदि कोई खास बातचीत हो तो वहां पर उनसे बातचीत वो करता था। तो जोधाबाई का महल है ये फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा स्मारक है, सबसे बड़ा स्मारक है, ये ध्यान में रखना है। फतेहपुर सीकरी समूह का ये सबसे बड़ा स्मारक है। और इस जो जोधाबाई का जो महल है फतेहपुर सीकरी का जो सबसे बड़ा स्मारक है, इसमें जो है ना सो गुजराती शैली का इस पर व्यापक प्रभाव है। यानी जोधाबाई महल पर जो सबसे बड़ा है, इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी कि इस पर गुजराती शैली का जो है वो व्यापक प्रभाव है, गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव है। तो पंचमहल या हवा महल है अकबर के समय का, ये बेसिकली क्या है कि 5 मंजिला है, इसीलिए इसको पंचमहल कहा जाता है। पंचमहल या हवा महल जो है ये पहली विशेषता है कि ये 5 मंजिला स्मारक है, 5 मंजिला स्मारक है। और 5 मंजिला स्मारक होते हुए ये हवा महल जो है इस पर नालंदा के बौद्ध विहारों का प्रभाव है। नालंदा के बौद्ध विहार यानी बौद्ध कला का प्रभाव हो जाएगा, नालंदा के बौद्ध कला का प्रभाव है। यह प्रश्न डायरेक्ट आता है कई बार, जो अकबर का जो पंचमहल है वह किससे प्रेरित है या किस पर उस पर प्रभाव है, तो नालंदा के बौद्ध विहारों का जो है वो प्रभाव है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और जो हमने बताया कि जैसे दीवाने आम है तो इसको दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता था कि प्रजा जो मुगल बादशाह अकबर जो है वो प्रजा की बातों को सुनने के लिए कहाँ बुलाता था या किस महल में, तो दीवाने आम हो जाएगा। आम से अर्थ यह था कि वो आम जनों के मिलने का स्थान। किसी उमरा और अमीर वर्ग से मिलना हो तो दीवाने खास में बुलाते थे। जोधाबाई जो सबसे प्रिय राजपूत रानी थी अकबर की, उनका स्मारक सबसे बड़ा है और गुजराती शैली में इसमें ग्रीष्म विलास शरद विलास का सबसे उत्तम जो है सो निर्माण हुआ है। फिर और ग्रीष्म विलास शरद विलास क्या है, ये पिछला जो लेक्चर था उस पर चर्चा हुआ है। जो पंचमहल है वो एक तरीके से आप कहेंगे बौद्ध कला का प्रभाव है, 5 मंजिला है। और किस बौद्ध कला का, तो नालंदा के बौद्ध विहारों का प्रभाव है। ये जो बुलंद दरवाजा है ये अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और आप देख रहे हैं ये बुलंद दरवाजा का प्रवेश द्वार है। तो यह जो है सो एक कृति मानी जाती है, विजय कृति के रूप में इसको माना जाता है।
और जो अकबर के समय में मरियम का महल है, तो अकबर कालीन एकमात्र यह स्मारक है जिसमें आपको भित्ति चित्र के प्रमाण मिलते हैं। भित्ति चित्र के प्रमाण मिलते हैं, अकबर कालीन एकमात्र स्मारक जिसमें भित्ति चित्र के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है सो, और जो बुलंद दरवाजा है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बुलंद दरवाजा है, बेसिकली यह बुलंद दरवाजा जो है यह भी किससे बना हुआ है, तो अकबर का अधिकांश जो स्मारक हैं वह लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। तो ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और इसमें जो है सो ईरान की गुंबदीय शैली का प्रभाव है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे गुंबद इसमें बने हुए हैं। तो यह जो प्रभाव है ना, यह ईरान की गुंबदीय शैली का प्रभाव है। तो कल जब पिछला लेक्चर आपके पास गया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो मुगल कला है, पहला ही पॉइंट बताया था कि एक मिश्रित कला है जिसमें तैमूरी परंपरा, मंगोल परंपरा, ईरानी यानी मध्य एशियाई कला का प्रभाव, स्थानीय भारतीय कला के प्रभाव से एक इंडो इस्लामिक मिश्रित कला का विकास हुआ था। तो ईरान की गुंबद शैली का भी जो है सो प्रभाव है। तो इस तरीके से अकबर के मकबरे के बारे में या अकबर के समय में जो भी स्थापत्य बने हैं उसके बारे में आपको याद रखने की जरूरत है। और जो अकबर के समय में धार्मिक महत्व का एक स्मारक है जो यहीं पर बना है, वो क्या है, जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद जो है ये संगमरमर का बना हुआ है, ये ध्यान में रखने की, संगमरमर से निर्मित है। तो इस तरीके से पीटी में भी यहाँ से प्रश्न आएगा आपसे अकबरकालीन स्थापत्य से, जो 4 समूहों में आपने बांट कर अभी अध्ययन किया है। और पीटी में कुछ हर एक सेक्शन से पूछ सकता है, जिस तरीके से मैंने प्रश्न बनाया है यहाँ पर उस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। और जो हुमायूं का मकबरा है जिसके बारे में अभी आपने यहाँ पर देखा है कि हुमायूं के मकबरे की क्या क्या विशेषता है, तो सीधे प्रश्न आ सकता है इसमें कि निम्नलिखित में से हुमायूं के मकबरे में क्या के बारे में क्या सत्य है क्या असत्य है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आप इस तरीके से यदि इसको पॉइंट फॉर्म में याद रखेंगे तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने से। और अकबरकालीन स्थापत्य को अब इस तरीके से मैंने बता दिया है कि यदि आपको याद रह जाएगा, आपने इसका नोट्स बना लिया है, आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो अगला मुगल शासक है, वो हो जाएंगे जहांगीर कालीन स्थापत्य। जहांगीर कालीन स्थापत्य। जहांगीर कालीन स्थापत्य। तो जहांगीर कालीन जो स्थापत्य है, बेसिकली जहांगीर के समय में 2 प्रमुख स्थापत्यों का निर्माण हुआ है। और जहांगीर कालीन जो स्थापत्य है उसमें सबसे प्रमुख जो हो जाएगा, तो जहांगीर काल में जो जहांगीर कालीन स्थापत्य हो जाएगा उसमें एक हो जाएगा अकबर का मकबरा हो जाएगा। अकबर का मकबरा जो मैंने पहले भी आपको बताया था, अकबर का मकबरा हो जाएगा। और दूसरा जो जहांगीर कालीन होगा वो हम आगे आपको बताएंगे, वो है एतमादुद्दौला का मकबरा। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर काल में एतमादुद्दौला का मकबरा हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा, ये 2 मुख्य स्थापत्य हो जाएगा जहांगीर के समय का। और एक जहांगीर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नूरजहां के द्वारा उसके रावी नदी के तट पर जो है लाहौर में, तो उसका जो मकबरा बनाया गया वो हो जाएगा। तो तीसरा भी आप इसको रख सकते हैं, उसको कहेंगे हम लोग जहांगीर का मकबरा। तो 3 मकबरा इस समय हो जाएगा जहांगीर का मकबरा है, ये हो जाएगा। तो अकबर का जो मकबरा है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये अकबर का मकबरा का डायग्राम है। अकबर का मकबरा है ये। और अकबर का ये मकबरा है, तो आप इस डायग्राम को देखते हुए की विशेषता के बारे में लिख सकते हैं कि अकबर के मकबरे की क्या विशेषता है। तो आइए मैं आपको अकबर के मकबरे की विशेषता बताता हूँ और किस तरीके से ये होता है, तो आप यहाँ पर आ जाएं। तो पहला जो अकबर के मकबरे की विशेषता है, इसको एक पॉइंट फॉर्मेट में लेंगे। और जब पॉइंट फॉर्मेट में लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना और उसको स्मरण में रखना। तो सबसे पहले तो यही है कि अकबर कालीन मकबरे का निर्माण जो है प्रारंभ हुआ था अकबर के समय में। निर्माण
प्रारंभ अकबर के समय में। इसका अर्थ ये हुआ कि इस मकबरे की जो योजना थी, जो सब कुछ था, अकबर ने बनाई थी। लेकिन दूसरा पॉइंट कि इस मकबरे का निर्माण कार्य जो पूरा हुआ, निर्माण कार्य पूरा किसके कार्यकाल में हुआ? जहांगीर के शासन काल में यह पूरा हुआ। यह जो मकबरा है, तीसरी इसकी विशेषता हो जाएगी, यह जो मकबरा है आप देख रहे हैं कि यह मकबरा जो है, तो इसमें 4 कोने पर 4 मीनार का प्रयोग हुआ है। 4 मीनार का प्रयोग हुआ है, ये आप इसमें देख सकते हैं। और ये जो 4 मीनार है, आप यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 मीनार जो है प्रयोग हुआ। इससे पहले मुगल कालीन किसी भी स्थापत्य में इस प्रकार के मीनार का प्रयोग नहीं है। पहली बार इस तरीके के मीनार का प्रयोग, पहली बार इस प्रकार के मीनार का जो प्रयोग है, मीनार का प्रयोग अकबर के मकबरे में हुआ है। इससे पहले आपने हुमायूं का भी मकबरा देखा और अन्य भी स्थापत्य देखा, उसमें इस तरीके के सुंदर मकबरों का प्रयोग नहीं हुआ है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो 4 कोने पर 4 मीनारों का प्रयोग हुआ है। और आप देख रहे हैं कि 1 2 3 ऊपर में जाकर छोटे छोटे जो है सो गुंबद के रूप दिए गए हैं। तो इसको गुंबद नहीं कहेंगे, बल्कि ये जो ऊपर वाला रूप है ये राजपूती कला से प्रेरित है। राजपूत में जो भवन बनते हैं आप उसमें देखेंगे इस तरीके से चीजें होती है। चौथा, इस मकबरे की विशेषता हो जाएगी कि इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। गुंबद का प्रयोग नहीं है, अकबर के मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं है। और फिर आप देखिए, यदि गुंबद रहता तो यहीं बीच में इस तरीके से गुंबद का निर्माण किया गया रहता। अकबर के मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं है, ये इसकी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता, यदि गुंबद का नहीं है, इसका अर्थ है कि छत सपाट है। अकबर के मकबरे का छत क्या है? छत सपाट है, इस तरीके से। और छठा, अकबर के मकबरे पर जो इतिहासकार व्याख्या करते हैं कि इस मकबरे पर बौद्ध कला का प्रभाव है, इस पर जैन कला का भी प्रभाव है, इस पर पारसी कला का भी प्रभाव है, इस पर हिंदू राजपूती कला का भी प्रभाव है। यानी कि सभी कला का प्रभाव अकबर के मकबरे पर दिखाई देता है। और इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके मकबरे पर बौद्ध कला का प्रभाव है, जिसके मकबरे पर जैन कला का प्रभाव है, जिसके मकबरे पर पारसी कला का प्रभाव है, हिंदू कला का प्रभाव है, वह व्यक्ति कितना सहिष्णु रहा होगा, ये आप इसके मकबरे से अंदाजा लगा सकते हैं। ये इसका व्याख्यात्मक पक्ष हो गया। जैसे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस व्यक्ति के मकबरे पर इतनी सारी चीजों का प्रभाव है, वो व्यक्ति कितना सहिष्णु रहा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि अकबर अपने जीवन के प्रारंभिक समय में कुछ कट्टरता का प्रदर्शन जरूर करता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, वैसे उसके उस तमाम कार्य जो होते हैं वो भारत के एकीकरण से होते हैं, सामाजिक सुधार के होते हैं, सुलह एक कुल के सिद्धांत पर चलता है। और इंडो इस्लामिक जो एक तरीके से हिंदू संस्कृति और जो मुस्लिम संस्कृति है, एक दूसरे को क्लोज लाने के प्रयास से किए जाते हैं। तो ये जो 5-6 पॉइंट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है अकबर के मकबरे के बारे में, जो आप डायग्राम से देखकर भी बना सकते हैं। आगरा में है, सिकंदरा जगह पर, ये आप सबको पता होगा। सातवां मूल जो निर्माण कार्य है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। वो आप देख रहे हैं कि मूल रूप से जो इसका निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। लेकिन इसका जो मीनार है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मीनार है ये संगमरमर से बना हुआ है। तो इस तरीके से ये जो 7 पॉइंट है, ये आप इसी तरीके से याद रखेंगे अकबर के मकबरे के बारे में। तो पीटी में यदि इस मकबरे पर पूछा जाएगा तो इसी तरीके से स्टेटमेंट के रूप में, खासकर मीनार और गुंबद तो याद रखेंगे कि गुंबद का प्रयोग नहीं है। 4 मीनारों का जिसमें प्रयोग हुआ है वो पहली बार इस तरीके से प्रयोग हुआ किसी भी मुगल मकबरे में या स्थापत्य में। और इसके बाद ये मीनारों का जो प्रयोग है ये मुगल स्थापत्य की विशेषता बन जाएगी। आगे आप देखेंगे शाहजहां के काल में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, और जहांगीर के समय में तो हो ही रह चुकी, उसका उसी के समय का स्थापत्य है। औरंगजेब के समय में भी इस मीनारों का प्रयोग किया जाएगा, वो ध्यान में देखने की जरूरत है। दूसरा जो जहांगीर कालीन स्थापत्य है वो है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो ये जो एतमादुद्दौला का मकबरा है वो भी आप देख लीजिए, एक इमेज के साथ है, वो हो जाएगा। ये है जहांगीर के समय में निर्मित एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा, तो एतमादुद्दौला कौन थे ये आप पढ़ चुके हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा।
और ये जो एतमादुद्दौला का मकबरा है ये भी जहांगीर के समय में ही निर्मित है, जिसमें आप देखेंगे कि किन किन चीज़ों की प्रयोग हुआ और क्या क्या चीज़ें इसमें विशेषता निकल कर आती है, तो वो आप देखेंगे। सामने में आपके सामने में है, और इस सामने में जो चीज़ें हैं आप उससे देख सकते हैं कि ये जो है सो किस तरीके की चीज़ें हैं, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। और कहते हैं कि इमेज यदि आप मेंटल इमेजिनेशन करने की क्षमता, वो इमेज आप दिमाग में एडजस्ट कर लें, इस इमेज को रिकॉल करके इन सारे मुगल स्थापत्य की आप विशेषता लिख सकते हैं। तो जहांगीर काल का जो दूसरा स्थापत्य प्रमुख हो जाएगा वो हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। तो जो एतमादुद्दौला का मकबरा है, एतमादुद्दौला का मकबरा, तो ये जो एतमादुद्दौला का मकबरा है बेसिकली जहांगीर काल की सबसे उल्लेखनीय मकबरा है। और ये भी कहाँ पर बना हुआ है, तो आगरा में ही बना हुआ है, आगरा में बना हुआ है एक। दूसरा यह जो मकबरा है एतमादुद्दौला का मकबरा, संगमरमर का इसमें आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है। का संगमरमर का संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है इस मकबरे के निर्माण में। ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रयोग। संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ, और पूरी तरीके से आप देख रहे हैं ये मकबरा जो सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। दूसरा यह मकबरा जो है वर्गाकार शैली का है, वर्गाकार शैली का है, वर्गाकार शैली में बना हुआ। और आप विशेषता में भी मैंने आपको बताया था कि मुगल जो मकबरा होता था, जो भी स्थापत्य होता था, बिल्कुल पहले उसकी योजना बनाई जाती थी, ज्यामितीय स्ट्रक्चर, और देन आफ्टर कागज पर बनी हुई इमारत को जमीन पर हूबहू उतारने का प्रयास किया गया मुगल स्थापत्यकारों के द्वारा। तो वर्गाकार शैली में बना हुआ इसमें। दूसरा इसमें देख रहे हैं कि पहला बार जो है, यह पहली ऐसी स्मारक है, पहली स्मारक जिसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग हुआ है, पहली स्मारक जिसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग हुआ है। तो पितृदुरा क्या है ये आप पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। तो पहला ऐसा स्मारक जिसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग हुआ, और अभी जस्ट बीपीएससी का पीटी हुआ, उस बीपीएससी के पीटी में ये पूछा था कि पितृदुरा शैली क्या होता है। और यह भी कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रथम मुगल कालीन स्मारक जिसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, एतमादुद्दौला का मकबरा। और आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पर जो है सो फूल पत्तियों पर जो है सो हीरे जवाहरात से सजाया गया, वो पितृदुरा है। यानी कि इस भवन में क्या है कि ये जो स्मारक है, इस स्मारक में अलंकरण पर भी बल दिया गया। अलंकरण यानी कि जो सजावट होती है, अलंकरण पर बल है, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये जो इसका आप देख रहे हैं, जो ये चीज है एक तरीके से ये बौद्ध कला का प्रभाव है, इस पर भी कुछ हद तक ये बौद्ध कला के प्रभाव से प्रेरित है, जो ऊपरी भाग है वो। और चारों कॉर्नर पर आप देख रहे हैं कि फिर इसमें जो है सो एक तरीके से ईरानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो मीनार से सजाने की कला है, ये ईरानी कला के प्रभाव को भी दिखाता है, ईरानी कला का प्रभाव है, कला का प्रभाव। तो एतमादुद्दौला के मकबरा में दो तीन प्रमुख विशेषता कि सबसे पहले संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग, वर्गाकार शैली का प्रयोग हुआ है यानी स्क्वायर शेप में है। पहली बार किसी मुगल स्मारक में पितृदुरा शैली का प्रयोग हुआ है, यानी पितृदुरा का प्रयोग, अलंकरण पर बल, कुछ हद तक बौद्ध कला से प्रेरित, और फिर ईरानी कला में जो है सो ऊपरी भाग की सजावट आपको देखने को मिलेगी। ये जहांगीर कालीन दूसरी प्रमुख स्थापत्य की विशेषता। यहाँ भी ये पॉइंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि एतमादुद्दौले के मकबरे की क्या विशेषता है, इसके बारे में आप बताएं। तो इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको याद रखना है। और पीछे के स्लाइड पर आपको लिए चलूंगा, ठीक इसी तरीके से अकबर कालीन जो अकबर का जो मकबरा है, जो जहांगीर काल में ही पूरी तरीके से पूर्ण हुआ था, इसकी भी जो पॉइंट वाइज विशेषता है वो आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्या इसकी विशेषता है क्या नहीं। और तीसरा जो जहांगीर का मकबरा है, ये लाहौर में बनाया हुआ है। और लाहौर में इस मकबरे का जो निर्माण हुआ बेसिकली इनकी पत्नी नूरजहां बेगम के द्वारा कराया गया है, नूरजहां बेगम के द्वारा। तो कहाँ है ये याद रखना है, और किसके द्वारा बनाया गया है ये याद रखना है आपको। इसके अलावा जहांगीर के जो द्वारा है एक बाग का भी निर्माण कराया गया, जिसको हम लोग कहते हैं कश्मीर का जो शालीमार बाग है, कश्मीर का शालीमार बाग।
तो कश्मीर का जो शालीमार बाग है वो जहांगीर के द्वारा ही निर्मित किया गया है। ये पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां कालीन स्थापत्य। शाहजहां कालीन स्थापत्य। तो अगला हो जाएगा मुगल शासक शाहजहां शाहजहां कालीन स्थापत्य। शाहजहां कालीन स्थापत्य। तो शाहजहां कालीन जो स्थापत्य है इसको हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। शाहजहां कालीन जो एक स्थापत्य है उसको हम लोग रख सकते हैं आगरा समूह के स्मारक। आगरा समूह के स्मारक। तो शाहजहां के द्वारा यमुना नदी के किनारे आगरा समूह के स्मारक, यहाँ पर कई सारे स्थापत्य का निर्माण कराया गया। दूसरा हम रख सकते हैं शाहजहां काल में दिल्ली समूह के स्मारक, यानी कि दिल्ली में कई सारे स्मारकों का निर्माण। तो दिल्ली समूह के स्मारक हो जाएंगे, दिल्ली समूह के स्मारक। और आगरा समूह में होते हुए भी इनके एक स्थापत्य की अलग से वर्णन की आवश्यकता है, जो हो जाएगा ताज महल। वो तो हो जाएगा एक तरीके से आगरा समूह के स्मारक में ही, लेकिन ताजमहल के बारे में अलग से भी व्याख्या की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे मुगल काल का और पूरे विश्व में प्रसिद्ध स्मारकों की श्रेणी में गिना जाता है। और सभी को पता है कि शाहजहां का जो शासन काल है कला और स्थापत्य के दृष्टिकोण से जो है ये स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां के शासन काल में जो आगरे समूह के स्मारकों का निर्माण हुआ था, इस आगरा समूह के स्मारक में एक स्मारक है जिसको हम लोग कहते हैं दीवाने आम का निर्माण कराया था। यहाँ पर आगरा समूह में भी दीवाने आम का निर्माण हुआ था। फिर यहाँ पर दूसरा जो है वो है दीवाने खास का निर्माण कराया गया था, दीवाने खास हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा मोती मस्जिद हो जाएगा। आगरे के किले के अंतर्गत ही यह मोती मस्जिद जो है वो निर्मित है। और मोती मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर और कई सारा है, जिसमें एक हो जाएगा नगीना मस्जिद हो जाएगा, नगीना मस्जिद हो जाएगा, ये भी यहाँ पर आगरा समूह के स्मारक में हो जाएगा। फिर मुशम्मन बुर्ज हो जाएगा, मुशम्मन बुर्ज का भी निर्माण यहाँ पर करवाया था, तो मुशम्मन बुर्ज हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे आगरा के स्मारक समूह में। तो जो आगरा के स्मारक समूह है ये क्या है, दीवाने आम जो है शाहजहां काल की पहली इमारत है जो संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से निर्मित। और इस समय तक मुगलों की राजधानी क्या थी कि बेसिकली आगरा ही थी। तो शाहजहां का भी जो ये दीवाने आम इमारत था, इसमें यह अपने आम लोगों से मिलता था और फरियादी की बात सुनता था। तो ये बादशाह के जिस तरीके से अकबर का था उसी तरीके से यहाँ पर इसका हो जाएगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और दीवाने खास जो था यहाँ पर भी, तो दीवाने खास भी यहाँ पर क्या था, खास जो व्यक्ति हो, जो उमरा वर्ग हो या जो प्रशासक वर्ग में अमीर वर्ग हो, तो अमीर और उमरा वर्ग या अन्य किसी अन्य वर्ग से मिलने के लिए वह दीवाने खास में बुलाता था। मोती मस्जिद जो है शाहजहां के शासनकाल का आगरे के किला में, यह जो है सो पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है, पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है, पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित। और पहले भी विशेषता में आपको बताया था कि शाहजहां के शासन काल में भवनों के निर्माण में सफेद संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है उसकी सजावट में। तो मोती मस्जिद जो है शाहजहां के काल का आगरे में निर्मित, यह शाहजहां काल का एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, उत्कृष्ट निर्माण माना जाता है। ये उत्कृष्ट है, ये ध्यान में रखने की आपको जरूरत है। और जो नगीना, इसके बाद जो नगीना मस्जिद है, मुशम्मन बुर्ज है, इसके अलावा यहाँ पर जो है सो शीश महल का भी निर्माण कराया गया। तो ये सब याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाएगा
4 और कहा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन शाहजहां के आगरा समूह के स्मारकों में शामिल है, कौन दिल्ली समूह के स्मारकों में शामिल है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दीवाने आम पहला स्मारक जो संगमरमर से निर्मित है, आम लोगों से फरियादी की बात सुनता था बादशाह। दीवाने खास खास अमीर वर्ग प्रशासक उमरा से मिलने का स्थान। मोती मस्जिद पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित उत्कृष्ट निर्माण कार्य जो है सो इसको माना जाता है। यह जो मोती मस्जिद है अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए विख्यात है, अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए, सुंदरता और अट्रैक्शन आकर्षण के लिए जो है ये विख्यात है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसके अलावा यहाँ पर नगीना मस्जिद, मुशम्मनपुर, शीश महल, ये सभी यहाँ के स्मारक होते थे। तो आगरा समूह का स्मारक। दूसरा जिसके समय में है वो हो जाएगा दिल्ली समूह के स्मारक। तो शाहजहां के समय में जो दिल्ली समूह के स्मारकों का निर्माण हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे एक इरेजर लेना होगा ताकि हम आपको बता सकें दिल्ली समूह के स्मारक के बारे में, यहीं पर स्पेस लेके, ताकि आप उसको एक फॉर्मेटिंग के रूप में समझ सकें। दिल्ली समूह के स्मारक। तो दिल्ली समूह का जो स्मारक है इसमें दो भाग में आप इसको रख सकते हैं। एक हो जाएगा दिल्ली समूह के स्मारक में जो हो जाएगा लाल किला, और उसके अंदर का लाल किला एवं उसके अंदर के स्मारक समूह, एवं उसके अंदर के स्मारक समूह के अंदर के स्मारक। तो पहला ये हो जाएगा। और लाल किला से ही कुछ दूर हटकर दिल्ली का जामा मस्जिद जो है सो शाहजहां के द्वारा बनाया गया जामा मस्जिद। तो ये दो प्रमुख हो जाएगा। ये लाल किला है, देखने से ही आप क्लियर कर लिए होंगे कि ये जो है शाहजहां के काल में निर्मित लाल किला है। तो लाल किला जो है किस तरीके से है और कैसे इसकी विशेषता है वो ध्यान में आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि लाल किला और उसके जो अंदर का स्मारक है, तो सबसे पहले आप लाल किले की विशेषता को जानिए और किस तरीके से ये चीजें हैं। तो ये जो लाल किला है पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, रेड सैंड स्टोन से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से। और भारत की आन बान शान का प्रतीक आप कह सकते हैं। भारत के भारत के आन बान और शान का ये प्रतीक है, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहीं से ध्वजारोहण होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि ध्वजारोहण होता है। तो भारत के आन बान शान का भी ये प्रतीक है। पूरा विश्व उस दिन इस स्मारक को देखता है। वैसे भी पर्यटन का बहुत बड़ा स्रोत, लेकिन पूरा विश्व इसको देखता है। तो भारत के पूर्णतः लाल संग पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग देश के आन बान शान का प्रतीक है। तीसरा जो इस स्मारक की विशेषता है कि इसका जो प्रवेश द्वार है, यानी कि बड़े दरवाजों का प्रयोग हुआ है, बड़े दरवाजों का प्रयोग। शाहजहां काल के स्मारक की ये विशेषता थी कि बड़े बड़े दरवाजों का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो है सो जो लाल किला है, यदि आप भ्रमण करने के लिए गए होंगे तो लाल किला का जो है ना दो प्रवेश द्वार है। चौथा पॉइंट याद रखेंगे, इसका दो प्रवेश द्वार है। एक इसका पश्चिमी गेट है, और जो पश्चिमी गेट है इसका, इस पश्चिमी गेट को जो है ना, तो पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है, या लाहौरी दरवाजा कहते हैं, लाहौरी गेट कहते हैं। पश्चिमी गेट को लाहौरी गेट कहते हैं। और दूसरा जो इसका गेट है, पांचवें पॉइंट के रूप में याद रखें, वो है दक्षिणी दरवाजा, जिसको दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी दरवाजा जिसको दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली गेट कहते हैं। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट इसकी विशेषता याद रखेंगे कि पूर्णतः किससे निर्मित है, या पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, भारत के आन बान शान का प्रतीक है। क्यों है, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहीं से ध्वजारोहण होता है। बड़े दरवाजों का प्रयोग हुआ है प्रवेश द्वार के रूप में, ये विशेषता है। इसका जो पश्चिमी प्रवेश द्वार है वो लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी प्रवेश द्वार को दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो लाल किला के स्मारक समूह है, ये जो लाल किला है, तो सबसे पहले शाहजहां के द्वारा क्या किया गया
कि 1638 ईस्वी में यमुना के किनारे एक नए नगर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शाहजहानाबाद कहते हैं। तो शाहजहानाबाद का 1638 में निर्माण शुरू हुआ था और 10 वर्षों के बाद 1648 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। तो 1638 से 1648 10 वर्षों में ये जो शाहजहानाबाद, जहाँ पर लाल किला और जामा मस्जिद, वो एरिया शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे बसाया था और वहीं पर इन्होंने इस भव्य स्मारक का निर्माण कराया था। ये ध्यान में रखें। अब इस जो दिल्ली के लाल किला के अंदर जो शाहजहां के काल में स्थापत्य का निर्माण हुआ है, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो लाल किला स्थापत्य के अंतर्गत जो अंदर का स्मारक है वो, तो लाल किला एक समूह का हेडिंग हो जाएगा, लाल किला समूह के स्मारक। लाल किला समूह के स्मारक, लाल किला समूह के स्मारक। तो लाल किला समूह का जो स्मारक हो जाएगा, उसमें शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया स्मारक है यहाँ पर, इसमें भी एक हो जाएगा जिसको कहते हैं हम लोग दीवाने आम कहते हैं। यहाँ भी शाहजहां के द्वारा एक दीवाने आम बनाया गया। दूसरा जो यहाँ पर भी बनाया गया उसको हम लोग कहते हैं दीवाने खास कहते हैं। दीवाने खास का यहाँ पर निर्माण कराया गया था। तो जो दीवाने आम है, इसकी जो विशेषता था, इसी दीवाने आम में शाहजहां का मयूर सिंहासन रखा होता था। शाहजहां का मयूर सिंहासन, इस तरीके से कह सकते हैं कि ये शाहजहां के बादशाह के बैठने का स्थान होता था, दीवाने आम मयूर सिंहासन। और विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस होता था। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन के साथ लगा था, वो विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी दीवाने आम का ही होता था। और ये जो दीवाने आम है, तो दीवाने आम में स्थित एक रंगमहल भी है और यहाँ पर एक न्याय का तराजू बनाया हुआ है, जिस पर यूरोपीय स्मारक का प्रभाव है। यही दीवाने आम से सटा हुआ क्या है कि यहाँ पर एक रंग महल का निर्माण किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 दीवाने आम की विशेषता हो जाएगी। और जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये दीवाने आम जो होता था, ये बिल्कुल जो आप देखेंगे, यदि आप गए होंगे, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और वैसे भी लाल किला स्मारक में अधिकांश जो इमारतें हैं लाल बलुआ पत्थर से जो है ये पूरी तरीके से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और दूसरा जो है दीवाने खास जो है, वह जो है सो बेसिकली मिली जुली शैली में निर्मित है। दीवाने खास जैसे आगरा में होता था, वैसे ही खास व्यक्ति से मिलने का ये बादशाह का स्थान था। खास व्यक्ति से मिलने का स्थान था, मिलने का स्थान जहाँ पर कुछ प्रमुख मुद्दों पर बादशाह किसी खास व्यक्ति से मिलता था और उससे वो बातचीत करते थे। ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो दीवाने खास है शाहजहां के शासनकाल का, इसी दीवाने खास की दीवार पर अमीर खुसरो की 2 पंक्ति उत्पन्न है। अमीर खुसरो की 2 पंक्ति को उत्कीर्ण किया गया है। और अमीर खुसरो की जो वो 2 पंक्ति है, उसका सार यही है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है। गर फिरदौस वर रुबी जमी अस्त, जमी अस्त, जमी अस्त इसका अर्थ है। यानी सिंपल सा आप याद रखेंगे कि इस पर लिखा हुआ है इसके दीवार पर कि यदि विश्व में कहीं स्वर्ग है, विश्व में या दुनिया में कहीं स्वर्ग है, विश्व में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, ये इस पर लिखा हुआ है। तो आप इससे, इस लाइन से इस स्मारक की खूबसूरती और उसकी विशेषता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो लाल किला में इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो दिल्ली समूह के स्मारक शाहजहां के शासनकाल का है, वो हो जाएगा जामा मस्जिद। तो यहाँ पर हो जाएगा एक जामा मस्जिद। और जो जामा मस्जिद जो दिल्ली समूह का स्मारक हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में निर्मित। तो ये जो जामा मस्जिद है बेसिकली लाल किला के नजदीक ही है, बहुत दूर नहीं है। तो आप इसमें देख रहे हैं जामा मस्जिद ये है दिल्ली का, तो देख कर आप इसकी विशेषता निकाल सकते हैं। ये है शाहजहां के समय में निर्मित जामा मस्जिद।
और इमेज देखकर आप इसकी विशेषता, इसकी खूबसूरती को लिख सकते हैं कि कैसे इसमें है। तो सबसे पहली विशेषता जो जामा मस्जिद की हो जाएगी, ये जो जामा मस्जिद है निर्माण कार्य के रूप में कच्चे माल के रूप में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। रेड सैंड स्टोन का इसमें भी प्रयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, वो आप इमेज देखकर देख सकते हैं। तो पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी हो जाएगी कि इसमें भी मीनारों का प्रयोग किया गया है, मीनारों का प्रयोग। और मीनारों का प्रयोग जो अकबर के मकबरे से बड़े तौर पर शुरू हुआ था। पहली बार वैज्ञानिक तौर पर मीनारों का निर्माण अकबर के मकबरे से ही हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति पर गुंबद का निर्माण हुमायूं के मकबरे से, ठीक उसी तरीके से पहली बार वैज्ञानिक पद्धति पर मकबरे का मीनार का निर्माण अकबर के मकबरे। तो मीनारों का निर्माण है, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल लंबा मीनार जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मीनारों का प्रयोग हुआ है। तीसरी इसकी विशेषता होगी कि इसमें गुंबद का प्रयोग हुआ है, गुंबद का प्रयोग, जामा मस्जिद में गुंबद का प्रयोग हुआ है। और गुंबद का जो प्रयोग हुआ है, तो इस गुंबद का जो निर्माण हुआ है बेसिकली सफेद संगमरमर से, गुंबद का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। गुंबद का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। ये यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये गुंबद है जो संगमरमर का बना हुआ है, गुंबद जो है संगमरमर का बना हुआ है। चौथा, पांचवें इस जामा मस्जिद की विशेषता हो जाएगी कि इसमें विशाल प्रवेश द्वार है, जिसको एंट्री गेट कहते हैं, विशाल प्रवेश द्वार। जो शाहजहां कालीन स्थापत्य, मैंने आपको लाल किले में भी बताया कि जब आप प्रवेश करेंगे तो बड़ा भव्य प्रवेश द्वार, बड़ा एंट्री गेट बनाया गया है। और उसी तरीके से जामा मस्जिद में भी विशाल प्रवेश द्वार का प्रयोग किया गया है। द्वार का प्रयोग ये आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे, अभी विशाल प्रवेश द्वार का प्रयोग किया गया है। और फिर जो है सो यह जो है सो एक तरीके से आप देखेंगे कि स्क्वायर शेप में निर्मित है, यानी कि चौकोर शैली में निर्मित है। चौकोर शैली जो कहेंगे उस शैली में चौकोर प्रकार का, स्क्वायर प्रकार का है। और इसमें मस्जिद के आगे में एक कृत्रिम झील छोटा सा बनाया हुआ है जल की व्यवस्था के लिए। इसमें जल की व्यवस्था है मस्जिद के आगे, इसमें जल की व्यवस्था है, जो मुगल स्थापत्य की विशेषता में मैंने आपको बताया था वो। और अंदर में जो है सो कुछ अलंकरण भी है, गुंबद के अंदरूनी भाग में कुछ अलंकरण ही दिखाई देती है, अलंकरण भी आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो है ये 10 पॉइंट 8 पॉइंट आप इसके विशेषता के बारे में याद रखेंगे। ये जामा मस्जिद लाल किला के पास। और पहली विशेषता लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, जो इमेज से आप देख रहे हैं। दूसरा इसमें मीनारों का प्रयोग। तीसरा है गुंबद का प्रयोग, गुंबद का निर्माण सफेद संगमरमर से। विशाल प्रवेश द्वार जो अभी आपको दिखाएंगे, चौकोर शैली का प्रयोग हुआ है। इसके मतलब कि मस्जिद के जस्ट आगे भाग में आप जो यहाँ पर ये एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर जल की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा कृत्रिम जल की व्यवस्था है। और फिर इसमें अलंकरण, जो ये गुंबद है, तो गुंबद के अंदरूनी भागों में आप जाएंगे, ये मेन मस्जिद का जो है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका भी प्रयोग हुआ, मेहराब का भी प्रयोग हुआ है। ये भी आप लिख सकते हैं कि मेहराब शैली का भी इसमें प्रयोग है, और मस्जिद में मेहराब शैली का भी प्रयोग होता है। तो मेहराब शैली का प्रयोग है इस तरीके से। और जो विशाल इल्ट्री गेट है इसका, वो आप अगले डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जामा मस्जिद है। और आप देखिए कि कितना लंबी सीढ़ी पर चढ़ के जाएंगे, और किस तरीके से यहाँ पर ये विशाल एंट्री गेट इसमें बनाया गया है। तो ये जो है सो, और मीनार आप देख रहे हैं कितना भव्य मीनार जो है सो इसमें बनाया गया है। तो ये शाहजहां कालीन जो जामा मस्जिद है उसकी विशेषता है। जब भी आपको एक बार अवसर मिले तो जरूर, ये जो भारत के अतुल्य भारत का प्रतिनिधित्व करता है, आप जरूर इसको जाकर देखें, समझें। और जो मैंने बताया, और जब आप वहाँ जा पर देखेंगे जो इमेज भी है, तो आपको ये हमेशा के लिए दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और इससे ज्यादा मुगल स्थापत्य का विश्लेषण, एनालिसिस संभव नहीं है। आपने कई वीडियो देखा होगा ना कि संभव नहीं। तो कितने पॉइंट जामा मस्जिद में, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, यानी इस 9 पॉइंट के सहारे दिल्ली के जामा मस्जिद को आपको ध्यान में रखना। अब शाहजहां के शासन काल का जो अंतिम और सबसे सुंदर जो है सो विशेषता है स्थापत्य की, वो हो जाएगी बेसिकली क्या हो जाएगा,
इसको हम लोग कहते हैं ताजमहल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शाहजहां कालीन निर्मित जो है वो है ताजमहल। और ताजमहल को देखकर ही आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषता। इसलिए मैं हर एक जो प्रमुख स्थापत्य है उसके साथ इमेज लाया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक हेडिंग बनाएंगे ताज महल। और ताजमहल की जो विशेषता है, क्या क्या विशेषता है, किस तरह की चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो शाहजहां कालीन जो ये ताजमहल है उसकी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो, उसकी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम के सम्मान में बना है। अर्जुमंद बानो बेगम के सम्मान में बना हुआ है, बेगम के सम्मान में। और यहीं पर उनका कब्र भी है, शाहजहां का भी है और उनकी पत्नी का भी है। दूसरा, ये कहाँ पर हो जाएगा, तो यमुना नदी के किनारे बना है। यमुना नदी के किनारे, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बना है। जब आप जाएंगे तो देखेंगे यमुना नदी के किनारे है। तीसरा, एक उद्यान के मध्य निर्मित है, यानी जो चारबाग शैली मुगल काल की होती है, एक उद्यान के मध्य निर्मित है, उद्यान के मध्य निर्मित है, मध्य निर्मित, ये इसकी विशेषता, उद्यान के मध्य निर्मित। तीसरा, चौथा इसकी विशेषता हो जाएगी कि इसमें चारों कोने पर भव्य मीनारों का प्रयोग हुआ है, भव्य मीनारों का प्रयोग हुआ है। जो आप देख रहे हैं भव्य मीनारों का प्रयोग हुआ है, जो इसके गुंबद की सुंदरता को बढ़ा रहा है। भव्य मीनारों का प्रयोग, यदि मीनार को हटा दीजिए, यह मकबरा जो लगेगा उतनी सुंदर नहीं लगेगा। तो गुंबद को सपोर्ट, सुंदरता प्रदान के लिए इसके चारों कॉर्नर पर जो है 4 मीनार का निर्माण किया गया। ये इसका हो जाएगा मीनार, बिल्कुल 4 मीनार का प्रयोग किया गया है। फिर इसमें क्या है कि छोटे गुंबद के साथ बड़े गुंबद का प्रयोग हुआ, मध्य में बड़े गुंबद का निर्माण हुआ है। तो अगला जो इसकी विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी कि इसके मध्य में भव्य गुंबद का निर्माण है, मध्य में विशाल गुंबद का निर्माण है, मध्य में विशाल गुंबद का निर्माण है, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। और फिर पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है, पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से निर्मित है, पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। और इस पर जो है सो आप देख रहे हैं कि अलंकरण भी दीवारों पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि सामने में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है ना, नक्काशी अलंकरण का भी प्रयोग किया गया है। इस पर नक्काशी, और इसी का अर्थ होता है अलंकरण, नक्काशी और अलंकरण का भी इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, अलंकरण का प्रयोग हुआ है। और इस तरीके से और बड़े पैमाने पर जाएंगे तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। ये आपको पता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो ताजमहल है इस पर क्या है कि भारतीय शैली और ईरानी शैली, यानी भारतीय शैली और फारसी शैली का प्रभाव है। भारतीय प्लस ईरानी शैली के प्रभाव से निर्मित है, ईरानी शैली से निर्मित है, क्योंकि ईरान के कलाकारों को भी इसके निर्माण के लिए बनाया गया था। और इसमें 2 पॉइंट और याद रखेंगे कि इसका जो मुख्य वास्तुकार था, एक तरीके से यह समझेंगे, इसका जो मुख्य स्थापत्यकार था, मुख्य वास्तुकार, इसका मुख्य वास्तुकार जो था अहमद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी कि शाहजहां काल में अहमद लाहौरी इसके मुख्य वास्तुकार थे। और इसके लिए अहमद लाहौरी को शाहजहां ने एक उपाधि प्रदान की थी, जिसको हम लोग कहते हैं नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था, नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। तो इसका मुख्य वास्तुकार जो था वो अहमद लाहौरी था और इसको उन्होंने नादिर उल अस्र, जबकि इसका जो नक्शा नवीस था, जिसने नक्शा तैयार किया था, नक्शा नवीस, तो इसका जो नक्शा नवीस था, यानी कि पहले डिजाइन तैयार किया गया, उसके बाद इसको उतारने का प्रयास किया गया, तो नक्शा नवीस जो थे उस्ताद ईसा,
उस्ताद ईसा जो थे इसके नक्शा नवीसी थे। इतना पॉइंट आपको कम से कम ध्यान में रखने की जरूरत है। तो उसकी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम के सम्मान में बना है। यमुना नदी के किनारे एक उद्यान के मध्य निर्मित है, आप देख भी रहे हैं। और एक भव्य मीनार का चारों कोने पर प्रयोग हुआ है, वो आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में। इसके मध्य में एक विशाल गुंबद का प्रयोग हुआ है और मीनार और विशाल गुंबद एक दूसरे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसमें नक्काशी और कुछ अलंकरण का भी प्रयोग हुआ है। इसका जो मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी, जिसको शाहजहां ने नादिर उल अशर की उपाधि दी थी, और नक्शा नबीस उस्ताद ईसा थे। भारतीय और ईरानी शैली का जो इस पर प्रभाव है ये ध्यान में रखने हैं। और इस पर कई सारे विद्वानों के कई सारे स्टेटमेंट हैं ताजमहल के निर्माण उसकी सुंदरता पर। इसमें एक प्रसिद्ध स्थापत्यविद है जिनका नाम है हावेल। हावेल ने ताजमहल को बोला है कि यह भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। ये कभी कभी पूछा जाता है किसका स्टेटमेंट है, तो नारीत्व की भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। ये जो है सो हावेल का स्टेटमेंट है। इसी तरीके से लेनपुल का स्टेटमेंट है कि इसमें जो है सो लगता है कि इस भवन को योजना ईश्वर ने तैयार की हो और निर्माण कार्य इसका स्वर्णकारों ने कराया। यानी कि जो लेनपुल है उनका कहना है कि ईश्वर इस भवन को देखने से ऐसा लगता है इसका डिजाइन ईश्वर ने तैयार किया हो और निर्माण इसका स्वर्णकारों ने किया हो। तो एक पर एक स्टेटमेंट इसके बारे में दिए गए हैं और इतना जो है सो आपको ध्यान में रखना है ताजमहल के बारे में। और जब अवसर मिले तो जरूर आप चले जाएंगे। और ताजमहल का जो प्रांगण है इसके दाएं और बाएं तरफ जो है वो मस्जिद का विशाल मस्जिद का निर्माण किया गया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और कहते हैं कि शाहजहां जो है सो दूसरे किनारे पर से बैठ के इस जो ये ताजमहल जो इसने निर्मित कराया था उसको देखते थे, अपने बेगम को याद क्या करते थे, अर्जुमंद बानो बेगम को, जो उनकी पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी थी, प्रिय बेगम के रूप में जानी जाती है। तो शाहजहां के स्मारक समूह को आपको इस तरीके से याद रखना है। और ये ताजमहल है, आपने इसको देख लिया, यदि इमेज याद रहेगा तो आप इसको पूरी तरीके से स्मरण में रख सकते हैं। ये भी ताजमहल का ही डिजाइन ताजमहल ही है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये शाहजहां कालीन स्थापत्य है। और एक बार जरूर अवसर मिले तो आप इसको देखिए हिस्टोरिकल इमारत को, तब आपको अतुल्य भारत और इंडो इस्लामिक शैली का जो सम्मिश्रण है भारतीय कला में वो आपको देखने को मिलेगा मुगल कला में। अंतिम पड़ाव जो मुगल स्थापत्य का है वो किसके शासनकाल का है, तो औरंगजेब के शासनकाल का है। तो अब हो जाएगा औरंगजेब कालीन स्थापत्य, औरंगजेब कालीन स्थापत्य, औरंगजेब कालीन स्थापत्य। तो जो औरंगजेब कालीन स्थापत्य है में किन किन चीजों के बारे में जानना है और क्या जानना है, तो सभी जानते हैं कि औरंगजेब को स्थापत्य चित्रकला संगीत की ओर काफी रुझान नहीं था। तो बादशाह का सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान में रखने की जरूरत है कि बादशाह का इस तरफ कोई खास रुझान नहीं था, इस तरफ कोई खास रुझान नहीं था, कोई खास रुझान नहीं था, इस तरफ कोई खास रुझान नहीं था। कहने का अर्थ हुआ कि औरंगजेब को स्थापत्य निर्माण चित्रकला और संगीत से कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन जैसे पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि औरंगजेब संगीत को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो खुद वीणा वादक था और संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना जो है वो औरंगजेब के समय में ही हुई है। लेकिन औरंगजेब के समय का जो दो तीन प्रमुख स्थापत्य है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो औरंगजेब के समय का एक प्रमुख स्थापत्य है जिसको हम लोग कहते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, एक मोती मस्जिद आपने शाहजहां के शासन काल में पढ़ा है जो आगरा में है, लेकिन ये मोती मस्जिद दिल्ली का है। दूसरा जो औरंगजेब के शासन काल में बना है वह है बादशाही मस्जिद। ये एक बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब के काल का जो सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्मारक है जिसको हम लोग बीबी का मकबरा कहते हैं, बीबी का मकबरा, वो हो जाएगा तीसरा। ये तीन प्रमुख स्थापत्य इसके समय में निर्मित करवाए गए थे।
तो जो औरंगजेब के समय में मोती मस्जिद जिसने बनवाया था, बेसिकली ये दिल्ली में लाल किला के अंदर निर्मित है। दिल्ली में लाल किला के अंदर है, और जब आप जाएंगे तो आपको ये दर्शन होगा। दिल्ली के लाल किला के अंदर का ये स्मारक है, और दिल्ली के लाल किला के अंदर का जो ये स्मारक है मोती मस्जिद, पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसकी विशेषता है पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है, जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। और इसके समय में जो बादशाही मस्जिद का निर्माण हुआ था, वो लाहौर, आज के पाकिस्तान, लाहौर में इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था। लगभग 1674 ईस्वी में इसने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। और तीसरा जो बीबी का मकबरा है, ये औरंगजेब, ये कहाँ पर हो जाएगा, तो बेसिकली यह औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह मकबरा है। औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। और औरंगाबाद में तो इसको हम लोग रबिया उद्दौरानी का मकबरा भी कहते हैं। औरंगजेब की बेगम रबिया का मकबरा के नाम से जाना जाता है। और इसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है, दूसरा ताजमहल, क्योंकि इसके निर्माण में जो है ताजमहल को नकल करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसको दूसरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। या दूसरा ताजमहल कहें, या आप इसको दक्षिण का ताजमहल कह सकते हैं। दक्षिण का ताजमहल, इन दोनों नामों से इसे जाना जाता है। और यदि अभी आपने ताजमहल को देखा है, तो यही जो है औरंगाबाद में स्थित रबिया का मकबरा है, जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल रबिया का जो मकबरा है, इसमें ताजमहल को नकल करने का प्रयास किया गया, लेकिन वास्तुकारों को सफलता नहीं मिली है, क्योंकि ताज ताज है, उसका नकल फिर से संभव नहीं हो पाया। आप देख भी रहे हैं कि कोशिश की गई है बिल्कुल ताजमहल का नकल करने का। आप देखिए इस डायग्राम को और पीछे के डायग्राम को देखिए। देखिए इसका जो मीनार बनाया गया है चारों कोने पर, इस मीनार में और ताज के मीनार में डिफरेंट अंतर है। यहाँ पर भी दो छोटे गुंबद और बीच में एक विशाल गुंबद है, उसमें भी ये चीज है। और यहाँ पर भी ये जो है सो मेहराब शैली का प्रयोग आयताकार है, चार बाग में बनाया गया है। लेकिन जो खूबसूरती ताजमहल की है, सुंदरता की है, कभी आप चांदनी रात में अपने परिवार के साथ, या यदि आपकी शादी हो गई हो तो पत्नी के साथ आप एक बार जरूर ताजमहल देखने के लिए जाइएगा। तो पुरानी जितनी भी यादें हैं सभी आपकी तरोताजा हो जाएगी। और आप एक बार देख लीजिए कि दोनों में कितना डिफरेंसेज है। ये रबिया का मकबरा और ये आप देखिए ताजमहल, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है, बिल्कुल सेम नकल किया गया। बट इसके मीनार की सुंदरता और उसके मीनार की सुंदरता, इसके छोटे छोटे गुंबद और बुरे गुंबद की सुंदरता, और इसकी जो बनावटें सजावट है, दोनों के सुंदरता में जो है, जो कहते हैं ना जमीन आसमान का अंतर है, वो अंतर है। इसलिए कहते हैं कि उसके दूसरा ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि उसमें ताजमहल को नकल करने का प्रयास किया है औरंगजेब के समय के वास्तुकारों ने, लेकिन उन्हें पूरी सफलता उसमें नहीं मिली है, जो आप स्मारक को देखकर भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुगल काल का जो स्थापत्य है, वो आपको पूरी तरीके से, इससे ज्यादा अब कुछ है ही नहीं स्थापत्य में, और इससे ज्यादा एनालिसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक स्थापत्य की विशेषता मैं पहले भी 12-15 पॉइंट में आपको इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और बाबर कालीन स्थापत्य, हुमायूं कालीन स्थापत्य और शेरशाह कालीन स्थापत्य, ये सभी आप फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, और दूसरे लेक्चर में आज। तो आप इसको देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा लें। और इसमें यदि आप इसका अच्छे से नोट्स बना लेने लिए होंगे और बना लेंगे, तो आपको मुगल काल के स्थापत्य में पीटी में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। और यदि मुगल कालीन स्थापत्य पर मेंस में लिखने के लिए आएगा, तो आपसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता है, यदि आपने सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपके पीटी और मेंस में, जो पीटी में भी बराबर प्रश्न आता है और मेंस में भी आता है, उसके लिए आपके से बाहर कहीं नहीं है। अच्छे से आपको इसका नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, और ये आपके पीटी मेंस के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। अगले वीडियो में जो अगला लेक्चर होगा इस पर, तो अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे जो मुगल काल का जो एक तरीके से बचा हुआ सेक्शन है, जो मुगल काल का बचा हुआ सेक्शन है, वो चित्रकला का सेक्शन है। तो चित्रकला लेकर आएंगे।
दूसरा जो संगीत का सेक्शन है वो संगीत लेकर आएंगे, और इसी में कोशिश किया जाएगा कि जो साहित्य है मुगल काल के प्रमुख साहित्य वो नेक्स्ट जो लेक्चर हो उसमें आ जाएगा। ये तीनों लेक्चर ऐसा है जो आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुगल काल में अभी और एक दो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि हमने औरंगजेब को एक शासक के रूप में अभी अध्ययन नहीं किया है, तो वो भी आपके साथ आएंगे। पहले चित्रकला संगीत साहित्य समाप्त कर लेंगे, तब फिर हम उस लेक्चर पर जाएंगे। तो तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन यदि लेना चाहेंगे तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 70,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है जिसको हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिल जाएगा 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यह 1,07,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर सीरीज। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और जाहिर सी बात है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो पर्सनल कोच है और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है ये आपके लिए सर्वाधिक महत्व का है। क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सर्विस और देश के सबसे टफ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपके कमजोर पक्ष, आपके मजबूत पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित कराए, कमजोर पक्ष पर काम करने के लिए प्रेरित करे, खुद भी आपके साथ काम करे, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे। और कुल मिलाकर एक लाइन में यदि कहा जाए, आपको उंगली पकड़कर आपको धौलपुर हाउस तक पहुंचाने का प्रयास करे। ऐसा मेंटोर, ऐसे गाइड की जरूरत होती है जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 या 2 वर्षों का लें। और जैसे कि लेक्चर के पहले में ही आपको बताया है कि कुछ दिनों में अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से जो भी लेना चाहता है वो 1-2 दिन में ले ले, तो आपको प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा, नहीं तो फिर बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना होगा। और आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों के जीएस का, प्लस कोर्स का, या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के जटिल सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएं लेक्चर का। और यूपीएससी के पीटी और मेंस में जो मुगल कालीन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है उसको वो सिक्योर कर लें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे मुगल कालीन जो चित्रकला है, मुगल कालीन जो संगीत है, जो साहित्य है, इन सब के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो थैंक यू है, धन्यवाद है, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।